पिछले दिनों एफआईआर दर्ज करवाने के कानून को लेकर काफी कानूनी उलझनें पैदा हुई हैं। सबसे पहले सेक्शन 156(3) सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगाकर सभी एडवोकेट्स या शिकायतकर्तागण मजिस्ट्रेट से एफआईआर दर्जी का ऑर्डर प्राप्त किया करते थे। फिर 2015 में प्रियंका श्रीवास्तव का केस आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत अधिक एप्लीकेशंस केस दर्जी के लिए आ रही हैं, तो इसलिए हर एक शिकायतकर्ता के लिए जरूरी होगा कि वह 156(3) एप्लीकेशन के साथ अपना एक एफिडेविट भी लगाए। लेकिन यह एफिडेविट लगाने की प्रथा पूरी तरह से प्रैक्टिस में भी नहीं आई थी कि तभी सेक्शन 175(3) बीएनएसएस आ गया, यानी कि जो पुराना सेक्शन 156(3) सीआरपीसी था उसके स्थान पर एक नया कानून 175(3) बीएनएसएस आ गया, जिसमें एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट लगाना कानूनन जरूरी बना दिया गया है। पहले यह एफिडेविट केवल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में लगता था और अब नए कानून ने इसे मजिस्ट्रेट की कोर्ट के साथ साथ पुलिस अधिकारी के सामने लगाना भी कानूनन जरूरी बना दिया है। आज का केस उस विवाद को लेकर था जिसमें 29 जनवरी 2014 को आईजी पुलिस चंडीगढ़ के सामने एक कंप्लेंट फाइल की गई थी। इस कंप्लेंट को बाद में चंडीगढ़ पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के पास तफ्तीश करने के लिए भेज दिया गया था। यह एप्लीकेशन इधर उधर से गुजरी, बहुत सारे मुकाम पार किए, लेकिन पुलिस ने कोई पर्याप्त कार्रवाई नहीं की। तब जाकर वहां के शिकायतकर्ता ने संबंधित मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एक सेक्शन 156(3) सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगाई, जिस पर 14 जून 2017 को मजिस्ट्रेट साहब ने पुलिस को 420, 120B आईपीसी की एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया। 156(3) सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा किए गए इस ऑर्डर से परेशान होकर आरोपियों ने इसे हाईकोर्ट के सामने चैलेंज किया, लेकिन हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को यथावत रखा। आरोपी क्षुब्ध हुए, उन्होंने अपलेंट्स के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक क्रिमिनल अपील दायर की, तो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच गया। यहाँ आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने फैक्चुअल ऑब्जेक्शन की बजाय टेक्निकल ऑब्जेक्शंस लिए और प्रार्थना की कि शिकायतकर्ताओं ने कानून की हर स्टेप को पूरा नहीं किया है। मजिस्ट्रेट साहब के सामने लगाई गई 156(3) सीआरपीसी की एप्लीकेशन भी गैर कानूनी है, उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स थे। लिहाजा मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा सेक्शन 156(3) सीआरपीसी के तहत पारित ऑर्डर को कानूनी रूप से गलत माना जाए और उसे निरस्त किया जाए। अब हम देखते हैं कि सीआरपीसी में दी गई सही कानूनी स्थिति क्या है। 2015 में प्रियंका श्रीवास्तव वाले केस से इस कानूनी स्थिति पर क्या फर्क पड़ा था? अब नए कानून बीएनएसएस में भी यही प्रक्रिया लागू रहेगी या इसके लिए अलग से कोई प्रक्रिया हो गई है? क्योंकि बीएनएसएस में अनेक परिवर्तन कानून के भीतर ही कर दिए गए हैं। कानून की परिभाषा जो 156(3) में थी उसे काफी बदलकर 175(3) बीएनएसएस बना दिया गया है। सब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए सबसे पहले सेक्शन 154 सीआरपीसी में पुलिस एसएचओ को सूचना देनी कानून के अनुसार जरूरी होती है। केवल एसएचओ के पास ही यह कानूनी अधिकार होता है कि वह तय करे कि किस केस में एफआईआर दर्ज करनी है और किस केस में एफआईआर दर्ज नहीं करनी है। यदि शिकायतकर्ता एसएचओ के एफआईआर दर्ज करने के निर्णय से सहमत नहीं है, तो वह एसएचओ द्वारा एफआईआर दर्ज न करने पर वहां के जो संबंधित एसएसपी होते हैं उनके ऑफिस में कंप्लेंट कर सकता है। यदि एसएसपी को इस कंप्लेंट में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नजर आता है तो वह उसमें एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। ये कानून की स्टेप्स हैं और इनको पूरा किया जाना जरूरी है। सेक्शन 154 पार्ट 1 में एसएचओ के पास जाने का कानून है और सेक्शन 154 पार्ट 3 सीआरपीसी में एसएसपी के पास जाने का कानून है। सेक्शन 154 में पुलिस को सूचना दिए जाने का कानून है और इसके बाद ही कोर्ट का रास्ता शुरू होता है। सेक्शन 156 सीआरपीसी में कॉग्निजेबल ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन की बात लिखी है। इसमें लिखा है कि कोई भी पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के ही एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। सेक्शन 156(3) सीआरपीसी में लिखा है कि यदि एसएचओ इस कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर दर्ज करके आगे कार्यवाही नहीं करता है, जिस भी मजिस्ट्रेट के पास कॉग्निजेंस लेने की शक्ति होगी वह इस तरह के कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन करने की आज्ञा दे सकते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन हमेशा एफआईआर दर्ज करने के बाद ही किया जा सकता है।
इसलिए सेक्शन 156(3) सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर करने से एफआईआर स्वतः ही दर्ज करनी पड़ती है। बस यही कानून का करिश्मा है। आज के केस का नाम है रंजीत सिंह बाथ वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। क्रिमिनल अपील नंबर 4313 ऑफ 2024 थी, जिसे जस्टिस अभय एस ओका व जस्टिस उज्जवल भोयान की बेंच ने 6 मार्च 2025 को, यानी कि बस सबसे कुछ ही पहले पारित किया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि एफआईआर दर्ज करवाने के लिए सही कानूनी तरीका यही है कि पहले एसएचओ को शिकायत दी जाए, वह एफआईआर दर्ज ना करे तो एसएसपी को शिकायत भेजी जानी चाहिए, और यदि एसएसपी भी एफआईआर दर्ज ना करे तो फिर कोर्ट एप्लीकेशन 156(3) सीआरपीसी लगाई जानी चाहिए। प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2015-6 SCC 287 के निर्णय के बाद सेक्शन 156(3) सीआरपीसी की एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट लगाया जाना भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जरूरी हो गया था, लेकिन इस रंजीत सिंह बाथ वाले केस में कभी भी एसएचओ व एसएसपी को कंप्लेंट दी ही नहीं गई थी, अतः मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को निरस्त किया जाना ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस सेक्शन 156(3) सीआरपीसी की एप्लीकेशन में कानून का पालन नहीं हुआ था, तो इस एप्लीकेशन को सही कानूनी एप्लीकेशन नहीं कहा जा सकता है। इस एप्लीकेशन पर किया गया कोई भी ऑर्डर कानूनी नहीं हो सकता है। यह एप्लीकेशन 154 सीआरपीसी के अंतर्गत कभी भी एसएचओ और एसएसपी के पास नहीं पहुंची। जब यह मजिस्ट्रेट साहब के पास 156 सीआरपीसी के तहत पहुंची तो यह आधी अधूरी एप्लीकेशन थी, जिस पर पूरे कानूनी स्टेप्स नहीं लिए गए थे। इस स्थिति में वर्तमान सेक्शन 156(3) सीआरपीसी की एप्लीकेशन पर मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा किया गया ऑर्डर ना कानूनी दृष्टि से ठीक है और ना ही इसको बनाए रखा जा सकता है। तो यहां एक नया सवाल पैदा होता है कि अब सीआरपीसी का कानून तो रहा नहीं है, नया बीएनएसएस का कानून बन गया है, तो उसमें क्या करना होगा। जुलाई 2024 से बीएनएसएस कानून शुरू हो गया है। सेक्शन 156(3) सीआरपीसी के स्थान पर इसमें सेक्शन 175(3) बीएनएसएस आ गया है। शुरू में 156(3) की एप्लीकेशन पर ही मजिस्ट्रेट द्वारा एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर दिया जाता था, लेकिन प्रियंका श्रीवास्तव के बाद उसके साथ एक एफिडेविट को लगाया जाना भी जरूरी कर दिया गया। यानी 156(3) सीआरपीसी के लिए, यानी 156(3) सीआरपीसी की एप्लीकेशन के लिए दो काम जरूरी हो गए। पहला तो कि उसमें एक कंप्लेंट हो जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, और दूसरा ये कि उस एप्लीकेशन के साथ एक एफिडेविट भी लगाया गया हो। इन दोनों का अध्ययन करके मजिस्ट्रेट एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दे सकते थे। 175(3) बीएनएसएस के अंतर्गत अब दो अधिक काम कानून में प्रस्तावित किए गए हैं। इसमें कंप्लेंट और कंप्लेंट के साथ लगा हुआ एफिडेविट तो पुराना ही काम है, दो नए काम जोड़े गए हैं। पहला तो यह है कि मजिस्ट्रेट चाहे तो कंप्लेंट प्लस एफिडेविट पर एक पुलिस इंक्वायरी करवा सकते हैं, और दूसरा यह है कि कंप्लेंट प्लस एफिडेविट प्लस इंक्वायरी रिपोर्ट, इन तीनों के अध्ययन के बाद यदि मजिस्ट्रेट एफआईआर करने का हुक्म करते भी हैं तो उनको उस ऑर्डर से पहले उस पुलिस अधिकारी को सुनना लाजमी होगा जिसने उपरोक्त पुलिस इंक्वायरी की थी। यदि मजिस्ट्रेट सब काम पूरे नहीं करते हैं तो एफआईआर दर्ज करवाने का उनका ऑर्डर गैरकानूनी हो जाएगा। इसको फिर से समझते हैं। 175(3) बीएनएसएस में मजिस्ट्रेट को एफआईआर दर्ज करवाने के लिए अब 4 काम करने जरूरी हैं। पहला, लिखित कंप्लेंट प्राप्त करनी जरूरी है। दूसरा, उस कंप्लेंट के साथ एफिडेविट लेना जरूरी है। तीसरा, उस लगे हुए एफिडेविट और कंप्लेंट को पुलिस के द्वारा इंक्वायरी के लिए भेजना है, जिसमें इंक्वायरी के बाद पुलिस अफसर एक इंक्वायरी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करेगा। और चौथा, अंत में यदि मजिस्ट्रेट साहब को ऑर्डर करना है तो संबंधित पुलिस अधिकारी को सुनना भी लाजमी होगा। यानी कि इस 175(3) बीएनएसएस में दो नए काम अतिरिक्त हो गए हैं, जिसमें पुलिस इंक्वायरी करवाना और पुलिस इंक्वायरी करने वाले पुलिस अधिकारी को ऑर्डर एफआईआर दर्जी का ऑर्डर करने से पहले सुनना। ये दोनों काम इसमें जोड़ दिए गए हैं, पहले ये नहीं होते थे। यदि मजिस्ट्रेट ने ये चारों काम एक साथ नहीं किए
तो उनका ऑर्डर गैर कानूनी हो जाएगा और वह अपील या रिवीजन में उच्चतर कोर्ट्स के सामने टिक नहीं पाएगा। जब भी आप अब किसी FIR दर्जी का कोई ऑर्डर देखते हैं तो उसकी लीगलिटी को देखने के लिए आप यह देखिए कि क्या ये चारों काम मजिस्ट्रेट साहब ने किए थे, और यदि नहीं किए थे तो उस ऑर्डर को आप कानूनी रूप से चैलेंज कर सकते हैं और अपने क्लाइंट्स को उसमें लाभ दिलवा सकते हैं। हम उन लोगों को राह दिखाते हैं जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल कर देते हैं। क्वैशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति आपको बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हम अपना अपराजेय क्रॉस एग्जामिनेशन तो आपको देते ही हैं ताकि कोई झूठा गवाह आप पर हावी ना हो पाए। ट्रायल को केवल क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा ही निश्चित रूप से जीता जा सकता है। जो एडवोकेट क्रॉस को ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं वही केस को हार जाते हैं और उसके बाद वर्षों तक अपीलों में कोर्ट्स के चक्कर लगाते रहते हैं। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।